कुछ चीजें तुम लोगों ने पहले बचपन में ऑलरेडी पढ़ी हुई है फ्लूइड्स में, ठीक है। प्रेशर हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद होगा सबको। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, F अपॉन A। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, मेनली फ्लूइड्स में जो प्रेशर सप्लाई होंगे वो चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशन होती है, अगर फ्लूइड रेस्ट स्टेट में है तो उस पे प्रेशर का एनालिसिस या उसका एनालिसिस, ठीक है। तो उस एनालिसिस को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और अगर मान लो फ्लूइड जो है वो मोशन में है तो उस समय प्रेशर का एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये दो टाइप की स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें मेनली ये वाला जो पार्ट है ये 25% ऑफ आपका सिलेबस वेटेज ये है, बोल सकते हो 25% इस पे बेस्ड है, और रेस्ट ऑफ द 75% जो है वो इस पे बेस्ड है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी पिछले टॉपिक का मैं एक बार बीच बीच में बताते चलूंगा। मेन तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या होती है प्रेशर की, पास्कल्स या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। और भी कुछ यूनिट्स होती है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फ्लूइड। फ्लूइड टर्म का मतलब क्या है, तो फर्स्ट लाइन एक बार पढ़ लो, क्या लिखा है, फ्लूइड refers to a substance that has no definite shape। इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ये जिस भी कंटेनर में उस शेप को वो क्या कर लेता है, कैरी कर लेता है, ठीक है। सो एंड ओन एंड अज्यूम्स दैट द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल्स, जो भी वेसल के अंदर है वो शेप को कंटेन कर लेगा। तो यहां पर जो फ्लूइड है उसका मतलब लिक्विड से भी होगा और गैसेस से भी होगा। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। एंड ऑल्सो इट हैज एबिलिटी टू फ्लो। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, टर्म्स है, आपको ध्यान में रखने। फ्लूइड जिसकी एबिलिटी होगी फ्लो करने की, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा, और ये जिस भी कंटेनर में है उस कंटेनर के शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा, वो उसका शेप हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो सामने आप देख रहे हो, पॉइंट्स जो है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फ्लूइड्स हैं और ये उनका डेंसिटी है, ठीक है। तो वाटर, इसकी डेंसिटी हमने ऑलरेडी पिछली कुछ क्लासेस में यूज किया था, आपको ध्यान होगा इसकी डेंसिटी क्या होती है, 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड डेंसिटी है जो हम बार बार यूज करेंगे। स्पेशली जिनको मैं टिक कर रहा हूं ना, वो तो आप लोग नोट डाउन कर लो, जिनको हम हो सकता है आज ही आने वाली 1-2 क्लासेस के अंदर यूज करने वाले हैं। ये 5 डेंसिटीज जो है स्टैंडर्ड डेंसिटी वैल्यूज, इनको नोट डाउन कर लेना। कहाँ था चैतन्य इतने दिनों से, 11th में बच्चे बहुत घूमते हैं। ये ये भी 15 दिन के लिए घूमने गई है क्या, नहीं आएंगे, ओके ठीक है। ओके तो ये 4 वैल्यूज जो है ना, 5 वैल्यूज जो है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगी, इसको ध्यान में रखना है। वाटर की डेंसिटी, यूजुअली डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, कई जगह पे डेंसिटी को हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। और डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी ध्यान में रखना है, यूनिट्स वगैरह याद रहेंगे तो क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। रो इज इक्वल टू m अपॉन v, इससे डिनोट करते हैं। हो गया, हटा दो। ओके, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो आप लोगों की बुक में गिवन होगा ये, उसको देख लेना, ठीक है। चलो, हाँ यहाँ पर नहीं है, ये सिर्फ 1.29 है उसकी डेंसिटी, लेस डेंस मटेरियल वो सब्सटेंस है इसलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं फ्लूइड प्रेशर। तो फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, तो द थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया of the surface of contact with it is called fluid pressure। तो ये थ्रस्ट बोलो या फिर आप इसको फोर्स बोल लो, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स और थ्रस्ट का मतलब सेम होता है, तो जो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होगा वही फ्लूइड प्रेशर होगा, ठीक है। यहां पर ना
प्रेशर का सॉलिड के हिसाब से, फ्लूइड के हिसाब से प्रेशर में एक जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जैसे सॉलिड जिस भी सरफेस पे रखा होता है सिर्फ वो उसी पे प्रेशर लगाता है, लेकिन लिक्विड जो है ना, मतलब यूजुअली सॉलिड का जो प्रेशर होता है वो डाउनवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, लेकिन लिक्विड की बात करें या एयर की बात करें तो उसका जो प्रेशर होता है वो थ्रू आउट द बॉडी होता है, जो भी उसका कॉन्टैक्ट में होता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये बैग को मैंने यहाँ पर रखा है, इस तरीके से रखा है, तो उसका प्रेशर डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स द सेंटर है, इस वॉल पे वो प्रेशर नहीं लगा रहा है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं एयर, एक बलून में एयर फिल करता हूं, तो जो एयर है वो बलून के सारे तरफ पे प्रेशर अप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, द थ्रस्ट और फोर्स exerted by fluid at rest per unit area of the surface in contacts with it is called pressure। ठीक है, लिख लो इसकी डेफिनेशन, thrust और force exerted by unit at rest per unit area, at rest per unit area of the surface in contact फोर्स अपॉन एरिया। एक और इसका केस स्टडी आप देख सकते हो, कभी अगर आप लोगों ने फेस किया होगा, मान लो एक बलून में पानी भरा हुआ है, उस बलून में एक जगह कहीं से भी छेद कर देता हूं तो क्या होगा, पानी उसमें से निकल जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन अगर मान लो एक आटे की बोरी है, उसमें अगर मान लो मैं नीचे की जगह साइड से छेद करूंगा तो हो सकता है थोड़ा सा आटा गिरेगा, लेकिन बाकी उसमें से जनरली नहीं गिरेगा, क्योंकि बाकी सारा जो कंटेंट है उसके साइड वाले वॉल्स पे प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर एयर है या फिर वाटर है तो उसमें हर जगह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्लियर? तो जितने भी कॉन्टैक्ट सरफेसेस के पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज फ्लूइड प्रेशर। इसकी एसआई यूनिट हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर क्या है, पास्कल्स। इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन निकालने का तरीका तो आप लोगों को पता ही है, P इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है याद है, ML T-2, और एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L2। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M1 L-1 T-2। क्लियर हो गया? ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है प्रेशर। ठीक है, और इसके कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स अदर देन पास्कल्स, ATM, ये हमने पिछले क्लास में यूज किया था, एटमॉस्फेरिक यूनिट, याद है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ठीक है, 1 बार, 1 टॉर, ये सब भी यूनिट्स है, बट यूजुअली पास्कल्स में और एटीएम में ये दो ही यूनिट्स हमें ज्यादातर यूज करनी होंगी। हटा दूं, हो गया तो ये। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्लूइड थ्रस्ट। तो ये दो चीजों में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, थ्रस्ट और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो थ्रस्ट का सीधा सीधा मतलब होता है फोर्स, जितना फोर्स लग रहा है वो थ्रस्ट है। ठीक है, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट्स इट। तो फ्लूइड थ्रस्ट का मतलब है द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ द फ्लूइड ऑन द सरफेस। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी बॉडी है, उस पे उसके सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे जितना टोटल फोर्स लग रहा है दैट टोटल फोर्स इज थ्रस्ट, and that total force per unit area is called fluid pressure। क्लियर? तो इसमें डिफरेंस भी यूजुअली पूछा जाता है, तो यहां पर आपको मेन डिफरेंस यही ध्यान रखना है, टोटल फोर्स थ्रस्ट होता है, पर यूनिट एरिया वाला फोर्स क्या हो जाता है, प्रेशर होता है। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये फोर्स और एरिया दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। एरिया अगर कम करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर एरिया डिक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगी, तो थ्रस्ट जैसे फोर्स है तो उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन्स, और इसकी हो जाएगी पास्कल्स। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है अगर पूछा जाए तो। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे।
चलो नेक्स्ट आते हैं, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, सिंपल प्रेशर के फॉर्मूले पे बेस्ड ही, एक बार देख लो, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। यहां लिखा है टू थाई बोन्स फर्मर्स, ये हमने एक इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन किया था, अगर याद होगा किसी को तो, ठीक है, सर्कस वाला। टू थाई बोन्स फर्मर्स each of cross sectional area supports the upper part of human body of mass 100 kg. Estimate the average pressure sustained by the firmers. तो ये मान लो थाई बोन्स हो गए, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, दो थाई बोन्स हो गए, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये हो गई बॉडी, ठीक है, ओके। अब वेट कितना है बॉडी का, इसमें कितना दिया हुआ है, इसमें कितना मास है बॉडी का, m इज इक्वल टू कितना है 40 kg, क्लियर हो गया। और आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये दोनों फर्मर्स पे, दोनों थाई बोन्स पे कितना प्रेशर आएगा ये निकालना है, क्लियर। तो प्रेशर P फाइंड आउट करना है, प्रेशर P निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, क्लियर हो गया ये चीज। तो यहां पर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया हर एक थाई बोन का गिवन है, कितना है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एक का, तो दो है तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 10 + 10 मतलब कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई, 20 क्यों आया, दो थाई बोन है वो पर थाई बोन का एरिया गिवन था। अभी इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट मतलब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा, कितना आएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10⁻⁴, 10⁻⁶, हाँ दृष्टि 10⁻², हाँ हाँ सार्थक, पलक, नहीं वो सही बोल रही, 0.02 आएगा ना मेरे ख्याल से, हाँ ये जो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर बता रही है। एक्चुअली क्या होता है ये ध्यान में रखो, मैं सोचता था कि ये बड़े आराम से तुम लोग समझते हो, लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻² मीटर, समझ में है ना कैसे हुआ 10⁻⁻², तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 10⁻⁻⁴ मीटर, समझ में है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻⁴ से, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई, बताओ जल्दी, ठीक है, डन, यहां तक क्लियर हो गया, एरिया निकल गया। तो प्रेशर निकालना है, एरिया निकल गया है, अब निकालना पड़ेगा फोर्स, और फोर्स निकालने के लिए हमें गिवन है मास, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां एक्सेलरेशन कौन सा हो जाएगा G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वेट, तो कितना हो जाएगा ये फोर्स F इज इक्वल टू 40 इंटू जी की वैल्यू ले लो 10, तो फोर्स कितना आ जाएगा यहां पर 400 न्यूटन्स। क्या ये क्लियर हो गया, ये दोनों वैल्यू को यहां पर पुट करो, अब सही से बताओ क्या आएगा आंसर 20 इंटू 10⁻⁴, ये जीरो कट, हाँ हाँ करेक्ट 20 आंसर आएगा, प्रेशर आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁴, या फिर मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10⁵ पास्कल्स। क्या ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना सबको, हटा दो फिर इसको, क्या क्या चीज, पावर को जनरली, हाँ नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2.0 इंटू 10⁵ पास्कल, साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रहा है, चलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है।
अगर मान लो उसको माइक्रो, मिली या मेगा या गीगा में कन्वर्ट करें तो जनरली हम वो नोटेशन यूज करते हैं। जैसे अगर तू इसको लिखना चाहता है मेगा पास्कल में, तो मेगा पास्कल में क्या लिखेगा, 0.2 मेगा पास्कल MPa, ऐसा लिखते हैं जनरली। ठीक है, तो उस वजह से उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस फॉर्मेट में। ठीक है, हटा दूं, ये क्वेश्चन हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। लिखो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट करना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इस पॉइंट को समझते चलना और मैं लिखते भी जाना। ठीक है, सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि मान लेते हैं ये कंटेनर है, ये कंटेनर है जिसमें ये लिक्विड फिल्ड है। ठीक है, इस लिक्विड की डेंसिटी को हम इनिशियली अज्यूम कर रहे हैं रो है। ठीक है, इसमें इमेजिनरी हम 2 पॉइंट ले रहे हैं, जैसे पहले एक ये वाला पॉइंट ले लिया A, दूसरा यहां पर एक पॉइंट ले लिया, नहीं ये पॉइंट C लिया, सॉरी ये वाला पॉइंट ले लिया C, और यहां पर ये वाला पॉइंट ले लिया है D। 2 इमेजिनरी पॉइंट्स ले लिया हमने, क्लियर। अब दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने अज्यूम कर लिया है, कितना है वो H है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा। यूजुअली जैसे हमने फील किया है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं डेप्थ इंक्रीज होते जाता है, प्रेशर बढ़ते जाता है, तो उसी चीज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे यहां पर। ठीक है, अब हम इमेजिन करते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को एक इमेजिनरी सिलेंडर, तो इस तरीके से हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर बना दिया। ठीक है, जिसमें टॉप और बॉटम जो है वो फ्लैट सरफेस है, जैसा सिलेंडर होता है, जिसका सेंटर ऊपर का C है, नीचे का D है, और उस सिलेंडर की हाइट H हो गई। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इनिशियली अज्यूम कर रहे हैं A है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर समझेंगे, और फिर हम ये देखेंगे ये जो पॉइंट C आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होगा, और पॉइंट D पे भी एक फोर्स अप्लाई होगा। दोनों फोर्स में क्या रिलेशन होगा और क्या डेरिवेशन होगा वो आगे देखेंगे। फिलहाल तो ये फिगर ड्रॉ करो, और ये सारा डिटेल जो मैंने समझाया उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक में उतना अच्छे से नहीं दिया है, तो ये मैंने इन लोगों की बुक से लिया, ISC वाली बुक से। ठीक है, ये डायग्राम भी उसी का है, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो पहले ये फिगर ड्रॉ कर लो। ये D के नीचे P2A है, वो P2 का P का मतलब प्रेशर हो गया, A का मतलब एरिया हो गया। उस चीज पे मैं आऊंगा, उसको जब मैं बताऊंगा वहां पर, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो एक्चुअली उस फोर्स को हम F1 से डिनोट करेंगे, तो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू P1 इंटू A। क्लियर हो गया ये चीज। यहां पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम F2 से डिनोट करेंगे, सो दिस फोर्स विल बी P2 इंटू A। ए दोनों के लिए सेम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों के लिए सेम है। ठीक है, लेकिन प्रेशर दोनों पॉइंट पे अलग अलग है, इसलिए उसको हमने P1 P2 से डिनोट किया। क्लियर। तो ये फिगर ड्रॉ कर लिया सबने। ओके, अब पॉइंट बाय पॉइंट देखते रहते हैं क्या क्या चीज लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है, कंसीडर ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इन वेसल। जैसे मैंने बताया, ये जो वेसल है इसमें लिक्विड की डेंसिटी हमने क्या ले ली, रो। लिख लो पॉइंट 1, कंसीडर द लिक्विड डेंसिटी रो इन वेसल। कंसीडर ए लिक्विड डेंसिटी रो इन वेसल। पॉइंट नंबर 2, जो मैंने फिगर में डिस्क्राइब किया था कि C और D 2 पॉइंट्स हैं इनसाइड द लिक्विड एट द वर्टिकल डिस्टेंस H अपार्ट। तो ये चीज मेंशन कर दो, C and D be 2 points inside the liquid at a vertical distance H apart। यहां तक हो गया। थर्ड पॉइंट, इमेजिन ए सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ लिक्विड। तो हमने वो इमेजिनरी जो सिलेंड्रिकल कॉलम ड्रॉ किया है, तो उसी पॉइंट को लिखा है, इमेजिन अ सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ लिक्विड विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया A। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A कंसीडर किया है, और जो C और D जो है वो उसके टॉप और बॉटम के जो सरफेस है उसके सेंटर से। ठीक है,
So imagine cylindrical column of liquid with cross sectional area A, so that C and D are at the centers of its top and bottom faces. Of its top and bottom faces. ठीक है, अब देखते हैं ये जो हमने इमेजिनरी सिलेंडर लिया, ठीक है, इसका कोई ना कोई वेट होगा, ठीक है, तो उसका वेट कितना होगा, इस सिलेंड्रिकल पार्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। तो यहां पर देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको दिख रहा है ना, mg दिख रहा है, mg एक्चुअली इसका क्या है, वेट है। तो यहां पर नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, वेट ऑफ दिस लिक्विड, वेट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम इज mg। उसका वेट क्या हो जाएगा, mg, और वो कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहां पर m का मतलब क्या होता है, मास। तो अभी मैंने यहां पर फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। समझ में आया ये चीज। तो ये जो मास है m जो है उसकी जगह पे क्या लिख दिया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। क्या ये चीज क्लियर हो गई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एरिया इनटू हाइट, यही होगा ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, हाइट क्या हो गया, h हो गया। जैसे कि सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट h। तो वैसे ही इसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने लिया था, और h उस सिलेंडर की क्या हो गई, हाइट हो गई। और डेंसिटी को हमने किससे डिनोट किया था, रो से, और यहां पर क्या आ गया, जी। क्या ये क्लियर हो गया सबको, चेक कर लो। mg इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इंटू एच इंटू रो जी एच। यहां तक का एक्सप्रेशन कंप्लीट कर लो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दृष्टि पढ़ना। तो क्या इस चीज का मतलब समझ, डेंसिटी जो है रो, उसको हमने क्या लिया है, कांस्टेंट। क्योंकि अगर सेम लिक्विड है, अगर मान लो वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। अभी टेबल से आपने थीटा नोट डाउन किया था कि नहीं, तो रो क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। क्लियर हो गया, तो लिख लो, द डेंसिटी रो इज कांस्टेंट। शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में लिखो चलेगा, द डेंसिटी रो इज कांस्टेंट फॉर लिक्विड। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। चैतन्य पढ़ना, क्या लिखा है, P1 और P2 क्या है, प्रेशर्स हैं। P1 यहां पर है और P2 कहां पर है, यहां पर। कंटिन्यू। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है, जिसको मैंने बताया था F1, वो फोर्स कहां पर लग रहा है, डाउनवर्ड, और ये वाला फोर्स कहां लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। लिख लो, P1 एंड P2 आर प्रेशर्स एट पॉइंट C एंड D। P1 D में, नहीं वो दूसरा कुछ होगा, ठीक है। अभी हमने इमेजिनरी जो सिलेंडर लिया फिलहाल उसका हम कर रहे हैं, वो एक पॉइंट को लेके जब करेंगे तो एनालिसिस आगे आएगा, जब तू एक सिंगल पॉइंट पे देखेगा तो, ठीक है। उसके लिए एक और थ्योरम है। तो लिखा सबने, P1 एंड P2 आर प्रेशर्स एट C एंड D, एंड force on upper face is P1A acting downward and P2A acting vertically upward। ये जो हमने फिगर लिखा पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको पढ़ो एक बार। The horizontal forces on the curved surface here of cylinder are mutually balanced।
इसका मतलब क्या है, जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं इसमें, ये म्यूचुअली क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है मतलब सिलेंडर स्टिल है, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन वाले फोर्स एक दूसरे को नल आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, सिंस द सिलेंडर इज इन लिक्विड इक्विलिब्रियम। ये कौन सी कंडीशन में है, जब हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कंसीडर कर रहे हैं, मतलब कि वो स्टिल कंडीशन पे लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा वाली कंडीशन है। ठीक है, लिख लो इस पॉइंट को, द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आर म्यूचुअली बैलेंस्ड, since the cylinder of the liquid is in equilibrium। ठीक है, तो जो वर्टिकल फोर्सेस होंगे वो भी किस में होंगे, बैलेंस्ड में होंगे, क्योंकि ये स्टैटिक है। जैसे कि अगर मान के चलो एक बकेट के अंदर कोई पानी रखा हुआ स्टैटिक है, तो यहां पर ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में होगा मतलब मोशन नहीं कर रहा होगा, तो जितना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स, उतना ही फोर्स कहां पर लगेगा, अपवर्ड। क्लियर हो गया? तो नेट फोर्स यहां पर क्या होगा, जीरो। तो हमने यहां पर नेट फोर्स निकालने के लिए पहले तो देखो ये वाला फोर्स लिया P1A। P1A मतलब सी में लगने वाला फोर्स, ठीक है, प्लस mg क्योंकि डाउनवर्ड उसके वेट के कारण जो फोर्स लग रहा है। और ये क्या क्या ले लिया है, माइनस P2A क्यों लिया, क्योंकि वो कहां पर लग रहा है, अपवर्ड, डायरेक्शन चेंज है, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये जो आपको m दिख रहा है, m मास को क्या लिख सकते हो, यहां पर अभी हमने लिखा था ना, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या mg की पूरी वैल्यू क्या लिख सकते हो, a h रो g। तो ये mg की जगह पे क्या लिख दिया, a इंटू एच इंटू रो इंटू जी। क्लियर हो गया ये चीज? और यहां पर माइनस P2A वाली टर्म एज इट इज। ये दोनों इक्वेशंस नोट डाउन करो एक बार, इक्वेशन फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। P1A प्लस mg माइनस P2A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब mg की वैल्यू हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में निकाली थी, कितनी आई थी, a h रो इंटू जी माइनस P2A इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, थोड़ा देखो इधर पे। नेक्स्ट स्टेप में उसने ये वाले दोनों टर्म्स से, ये वाले दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाला है, ए अगर कॉमन निकालोगे, या इसको उधर शिफ्ट करके ए कॉमन निकालो, जस्ट वेट ना, ये वाले दोनों टर्म्स को ना उधर पे शिफ्ट कर दो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, ए एच रो इंटू जी, यही बचेगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या आ जाएगा, P2A माइनस P1A, ऐसा ही होगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, ए कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, P2 माइनस P1, और इधर पे क्या बचा, ए एच रो इंटू जी। क्या ये क्लियर हो गया? दोनों से ए और ए वाली टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो एच इंटू जी। क्या ये एक्सप्रेशन समझ में आया कैसे आया है? ये P2 माइनस P1 का मतलब क्या हुआ, P2 माइनस P1 का मतलब क्या हुआ, P2 का मतलब क्या है, पॉइंट डी पे प्रेशर, P1 का मतलब क्या है, पॉइंट सी पे प्रेशर। तो दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस कितना हुआ ये बता रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? और ये प्रेशर डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रो के ऊपर, लेकिन रो यहां पर क्या है, कांस्टेंट। जी के ऊपर जो भी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, कांस्टेंट। तो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एच के ऊपर। तो जैसे जैसे लिक्विड में दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो नोट डाउन कर लो ये वाली एक्सप्रेशन जो सामने लिखी है। इसी एक्सप्रेशन को आप बोलोगे, प्रेशर exerted by a liquid column of height h, pressure exerted by a liquid column of height h। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझना उन पॉइंट्स को। जो ये प्रेशर है वो लिक्विड का किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेप्थ के ऊपर। और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लिक्विड की
डेंसिटी के ऊपर। तो अगर वाटर है तो डेंसिटी तो सेम होगा, सेम लिक्विड है तो डेंसिटी में चेंज नहीं होगा, तो सिर्फ वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाइट के ऊपर। नेक्स्ट क्या लिखा है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप एंड अमाउंट ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर। मतलब ये बताने का इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर मान लो एक तरफ ये कंटेनर हो गया, एक तरफ ये कंटेनर हो गया, दो अलग अलग कंटेनर हो गए, दोनों में सेम हाइट तक पानी भरा है, दोनों में सेम हाइट तक पानी भरा है, बताओ किसमें प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर इस पॉइंट पे अगर देखा जाए किसमें प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें या इसमें, छोटे वाले में कि बड़े वाले में? छोटे वाले में प्रेशर ज्यादा होगा, बड़े वाले में प्रेशर कम होगा, पक्का? भव्या कुछ और बोलना चाह रहे हो? दोनों में इक्वल रहेगा। यहां पर जो आपने लिखा ये आखिरी लाइन का वही मतलब है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप और अमाउंट ऑफ लिक्विड। किसमें लिक्विड ज्यादा है, किसमें लिक्विड कम है, किसका शेप कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में, कितना डेप्थ उसका ज्यादा है उतना ज्यादा प्रेशर होगा, शेप और अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को या इसी प्रूफ को वो कई तरीके से पूछ सकता है, आपको वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। प्रूव दैट द प्रेशर ऑफ ऑन द बॉटम ऑफ ए कंटेनर डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ दैट कंटेनर या अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन दैट कंटेनर। तो वो सब प्रूफ करने के लिए आपको ये सारा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो जो अभी मैं आपको बता रहा था ना, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। जैसे यहां पर ये तीन कंटेनर्स आपको दिख रहे हैं, तीनों का शेप अलग है, तीनों का साइज अलग है, तीनों में लिक्विड का अमाउंट अलग है, लेकिन तीनों में जो बॉटम है उसमें सेम प्रेशर इंडिकेशन होगा। ये वो बताना चाह रहे हैं, ये जो पॉइंटर है वो ये बता रहा है प्रेशर तीनों में क्या है, सेम है। इनफैक्ट अगर आप यहां थोड़ा सा जूम करके देखोगे, यहां पर इसके शेप को अगर देखोगे, यहां पर पॉइंट बी जो है, यहां पर पॉइंट बी, तो देखो यहां पर ये आपको पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट बी, इस पे भी जो प्रेशर होगा पॉइंट बी पे और ए पे जो प्रेशर होगा वो भी प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। भले यहां पर इसकी ये वाली हाइट अलग है, लेकिन टोटल लिक्विड जहां तक फिल्ड है वहां से उसकी हाइट से उसका प्रेशर कैलकुलेट होगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो लिख लो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है, इस पे यूजुअली शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, if three containers have different shapes, if three containers have different shapes but are filled with the same liquid, but are filled with the same liquid, to the same height h, to the same height h, then the pressure at the bottom of each container, then the pressure at the bottom of each container is the same, is the same, and it is given by P is equal to H rho G या रो जी एच, जैसा भी लिखो। ठीक है, लास्ट वाली लाइन को अगर पॉइंट को नोट करना है तो कर सकते हो। इवन दो द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ईच वेसल इज डिफरेंट, द प्रेशर एट द बेस रिमेन्स द सेम। ये वाला नोटेशन तो हमने ऑलरेडी पिछले टॉपिक में लिख लिया था, तो उसकी जरूरत नहीं है। Even though the amount of liquid in each vessel is different, the pressure at the base remains the same. ठीक है, तो इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है 1-2 मार्क्स के लिए। What do you mean by hydrostatic paradox? Explain with suitable example या suitable diagram. हटा दो इसको मैं। तो ये डायग्राम आई थिंक दोनों की बुक्स में गिवन है, सेम डायग्राम एनसीईआरटी में भी है और आपकी आईएससी वाली बुक्स में भी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, ठीक है,
ये पास्कल्स लॉ का एक छोटा सा प्रूफ है। एक पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, एक पार्टिकल पे जो प्रेशर होगा हर तरफ से सेम होगा उस पे। तो इसके लिए सूटेबल डायग्राम ये मैंने एनसीईआरटी से लिया, आप लोग इसको पहले ड्रॉ कर लेना। इस तरीके से एक राइट एंगल प्रिज्म ले लेना जिसमें एंगल थीटा ले लेना। इस टाइप का स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करना राइट एंगल वाला, सो दैट उसको आप समझ पाओ। एंगल थीटा मार्क करना और यहां पर 3 फोर्सेस मार्क कर लेना। ये वाला फोर्स जो हो जाएगा एफ ए, यहां पर जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा एफ सी, और यहां पर जो फोर्स लगेगा इस फोर्स को ले लेना एफ बी। ठीक है, स्टोरी ये है कि ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, इसमें एक राइट एंगल प्रिज्म है, और इसके लिए हम पास्कल्स लॉ का प्रूफ करेंगे। पास्कल्स लॉ क्या होता है इसको मैं समझाऊंगा, पहले डायग्राम बना लो। ठीक है, ड्रॉ कर लिया सबने डायग्राम? तो पास्कल लॉ की स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट प्रेशर इन ए फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम इज सेम एवरीवेयर इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हर पॉइंट पे सेम प्रेशर होगा। या फिर इन अदर वर्ड्स, उस पॉइंट पे हर डायरेक्शन से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ओके, तो यहां पर हम समझते हैं हमने क्या लिया है। हमने एक ये लिक्विड लिया जो एक कंटेनर के अंदर फिल्ड है, उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रेपेजियम है। तो लिखो कंसीडर कंसीडर ए राइट एंगल प्रिज्म, कंसीडर ए राइट एंगल प्रिज्म in a liquid and three forces FA, FB and FC are acting on the prism, from different directions, Consider the prism of negligible mass, तो ये जो प्रिज्म है इसका मास आप नेग्लिजिबल, एक पॉइंट मास ले रहे हो या नेग्लिजिबल मास ले रहे हो, और इस पॉइंट मास में आपको यहां पर देख रहे हो अलग अलग डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहे हैं वो आपने यहां पर मार्क करके रखा है। ये अलग अलग डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहे थे, क्लियर? ठीक है, जैसे यहां पर से फोर्स लग रहा है एफ बी, यहां पर से फोर्स लग रहा है एफ सी, यहां से फोर्स लग रहा है एफ ए। और पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि हर एक डायरेक्शन से जो फोर्स, जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर इस पे क्या होगा? सेम होगा। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है प्रेशर फ्रॉम दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू प्रेशर फ्रॉम डायरेक्शन, या प्रेशर फ्रॉम डायरेक्शन ए, प्रेशर फ्रॉम डायरेक्शन बी और प्रेशर फ्रॉम डायरेक्शन सी। ये तीनों डायरेक्शन से जो प्रेशर होगा वो वैल्यू क्या होगी? तीनों की सेम होगी। ये आपको प्रूफ करना है, क्लियर? तो चलो इसको देखने के लिए ना प्रेशर कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो फोर्स है इसका हम रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं कि ये वाला जो फोर्स है ये तो चलो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है ना। ये वाला फोर्स कहां पर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये एक सर्टेन एंगल बना रहा है, तो इसके कंपोनेंट लेते हैं कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। ये वाले कंपोनेंट यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना, यहां पर देखो ये सर्टेन एंगल, कितना एंगल बना रहा था? ये थीटा। ये इस तरीके से कितना एंगल बना रहा था? यहाँ पर प्रिज्म थीटा एंगल बना रहा था। क्लियर हो गया? मतलब ये वाला भी एंगल यहां पर कितना बन जाएगा? थीटा। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्या ये समझ में? एक बार चेक कर लो, ठीक है? और ये वाला एंगल इस जगह पे कितना आ जाएगा?
थीटा आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ये एंगल थीटा होगा तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला भी एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। ये वाला एंगल राइट एंगल बनेगा, इसलिए ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा? थीटा। तो अगर हम इसके कंपोनेंट देखते हैं तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा एफ बी, ये वाले फोर्स का जो ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट कितना बन जाएगा? एफ बी कॉस थीटा। एंगल के डायरेक्शन में जब बनता है तो कॉस थीटा। और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट बताओ जल्दी क्या होगा? एफ बी साइन थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? तो इस पॉइंट डायग्राम को बना के इसके सारे कंपोनेंट लिखो। ये हो गया एफ बी कॉस थीटा, एफ बी साइन थीटा, ये वाला पॉइंट हो गया एफ ए, और ये वाला क्या हो गया? इस डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है क्या हो गया? एफ सी। हाँ, आ रहा हूं 5 मिनट ना। यहां तक क्लियर हो गया क्या सबको? ठीक है। अब इसको हम इक्विलिब्रियम में ले रहे हैं, मतलब कि इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है, स्टैटिक में। स्टैटिक में है मतलब जो नेट फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है और जो नेट फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है, दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यहां पर एफ सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? एफ बी साइन थीटा के। एफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ बी साइन थीटा। ये समझ में आया क्या? बताओ जल्दी। ठीक है, एफ सी इज इक्वल टू एफ बी साइन थीटा। अब यहां पर देखना, जो फोर्स है तो फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स या प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। ऐसे ही हो जाएगा। तो यहां पर जो एफ सी है, मतलब पॉइंट सी के डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है, वो कितना होगा? पॉइंट सी के डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर इनटू इनटू उस डायरेक्शन में जो सरफेस एरिया है, वो उस डायरेक्शन से जो लग रहा है फोर्स, वहां पर का जो सरफेस एरिया, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? एसी से। क्लियर हो गया ये चीज? दैट इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ बी के लिए भी सेम फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? पीबी इंटू ए बी इंटू यहां पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्या ये समझ में आया सभी को? बताओ जल्दी। ठीक है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, ये जो ए सी और जो ए बी साइन थीटा है, इनके बीच में आप कुछ रिलेशन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? थोड़ा ध्यान से देखना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा था। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें किसके बीच में रिलेशन चाहिए? ए बी और ए सी के। तो मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। देखो, ए बी तो ये वाला एरिया हो गया, एसी कौन सा एरिया हो गया? ये वाला एरिया हो गया। यहां पर एंगल क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन चाहिए तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एसी अपॉन क्या आ जाएगा? ये ए बी। क्या ये क्लियर हो गया? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए सी। क्या ये क्लियर हुआ? तो ये जो ए बी साइन थीटा, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? ए सी लिख सकते हो। तो पीसी इंटू ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीबी इंटू ए सी हो जाएगा। ये दोनों का एसी एसी कटेगा तो पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीबी हो जाएगा। मतलब सी पे प्रेशर और बी पे प्रेशर क्या आ गया? सेम आया। ये हमने कौन से फोर्सेस के लिए लिया था? हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस को इक्वल लेके। समझ में आया कि नहीं? और हमको क्या मिला? पीसी और पीबी क्या मिल गया? इक्वल। वैसे ही वर्टिकल वाले कंपोनेंट को इक्वल करो, मतलब क्या करो? एफ ए और एफ बी को इक्वल करो। एफ ए और एफ बी कॉस थीटा को इक्वल करो। फिर फोर्स की जगह पे क्या लिखोगे? प्रेशर इनटू एरिया। जिससे आपको कौन सा प्रेशर इक्वल मिल जाएगा? पी ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? पीबी। फिर तीनों चीजें आपस में क्या आ जाएंगी? इक्वल। करो सेकेंड पार्ट आगे कंटिन्यू करो इसके बाद।
और सार्थक तेरा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? और किसका नहीं हुआ है? पलक हो गया, वसुधा हो गया, दृष्टि हो गया, पक्का? ठीक है। तो सेकेंड पार्ट जब ये वाले कंपोनेंट्स को लेके इक्वल करोगे तब भी आपको सेम प्रोसेस मिलेगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? PB इज इक्वल टू PA। तो मतलब ये तीनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। मतलब इस पॉइंट पे सारे डायरेक्शन से जो प्रेशर अप्लाई होगा वो प्रेशर क्या होगा? इक्वल। ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? हेंस प्रेशर एक्सर्टेड इन इज सेम, हेंस PB इंटू ए। देखो तुमने ऐसा लिखा क्या? FB cos थीटा इज इक्वल टू FA, ये लिखा। FB cos थीटा इज इक्वल टू FA। फिर FB को क्या लिखोगे? PB इंटू AB cos थीटा। और FA को क्या लिखोगे? PA इंटू AA, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाली चीज जो है ना, AB cos थीटा, तो AB cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? AA के इक्वल आ जाएगा, मतलब बेस के इक्वल आ जाएगा। समझ गए? तो ये दोनों चीजें सेम आएंगी तो ये दोनों कट जाएगा और PB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? PA। इसको नोट कर लो, नहीं तो क्लास के एंड में एक बार मैं समझा दूंगा उसको। ठीक है। तो ये तीनों प्रेशर इक्वल आया, तो इसके बाद क्या लिखा उसमें? प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन इन एट रेस्ट, फ्लूइड इज इन रेस्ट। ठीक है। तो अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो सारे डायरेक्शन से प्रेशर क्या होगा? सेम। ये हटा दूं क्या? हो गया सबका? चलो अब इस पे बेस्ड ना देखो दो एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस एक बार समझना, केस स्टडी में आ सकता है और आपने देखा भी होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला। ठीक है। अगर मान लो यहां पर एक पाइप है जिसका विड्थ कम है और यहां पर एक पाइप है इसका विड्थ ज्यादा है। अगर यहां पर हम F1 फोर्स लगा रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। ठीक है। तो यहां पर जो प्रेशर जनरेट होगा, दिस प्रेशर विल बी इक्वल्स टू दिस प्रेशर। दोनों पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पर अगर प्रेशर की वैल्यू निकाले, P की वैल्यू निकाले, तो वो कितनी आएगी? फोर्स अपॉन एरिया। F1 अपॉन क्या हो जाएगा? A1। यहां पर प्रेशर निकालेंगे तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? F2 अपॉन A2। क्या ये समझ में आ गया? अब दोनों ही पॉइंट पे सेम प्रेशर लगेगा, मतलब कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F2 अपॉन A2। क्या ये समझ में आ गया? अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? F1 इंटू A2 बाय A1 दैट इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? F2। क्या ये समझ में आया? देख लो एक बार, यहां तक क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आया? अब उसका फिजिकल सेंस क्या है समझना। F1 और A1 ये वाला फोर्स और ये वाला एरिया, F2 और A2 कौन सा? ये वाला फोर्स और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कौन सा एरिया ज्यादा है, A2 की A1? A2 ज्यादा है। A2 ज्यादा है मतलब ये वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट ग्रेटर है किससे? डिनोमिनेटर से। मतलब ये जो फ्रैक्शन आएगा, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? A1। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मान लो मैं इस A1 को नीचे में डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा? A2 बाय A1 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 1। क्या ये चीज क्लियर हो गया? अब अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये इधर पे अगर मान लो F1 मल्टीप्लाइड है ना, दोनों तरफ F1 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा? F1 और इधर पे क्या आ जाएगा? F1 इंटू A2 बाय A1। ऐसा ही होगा। तो F1 A2 बाय A1 की वैल्यू किसके इक्वल है? F2 के इक्वल है। मतलब क्या मिल जाएगा आपको? F2 ग्रेटर मिलेगा। किससे ग्रेटर मिलेगा? F1 से ग्रेटर मिलेगा। इनइक्वालिटी समझ में आएगी नहीं कैसे लिखा है मैंने? ठीक है। तो यहां पर F2 मतलब ये वाला जो फोर्स होगा, ये इफेक्टिव फोर्स इससे क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। तो अगर आप ये विड्थ कम करते हो और यहाँ पर विड्थ ज्यादा रखते हो तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर ज्यादा फोर्स क्रिएट कर सकते हो। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। तो एक ये हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला एग्जांपल है। दूसरा कौन सा? हाइड्रोलिक ब्रेक वाला एग्जांपल है। हाइड्रोलिक ब्रेक में देखो यहां पर ना प्रेशर जो होगा सेम होगा, यहां पर भी प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। अगर आप ब्रेक प्रेस करोगे तो यहां पर ये जो आपके ब्रेक शूज लगे हुए, ये किससे टच करेंगे? रिम से टच करेंगे और गाड़ी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर भी वही सेम अप्रोच फॉलो होगी। दोनों जगह पे प्रेशर क्या होगा? सेम। फोर्स और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशन है, देख लेना। और भी कई सारे एप्लीकेशन है, फिलहाल ये दो है। नेक्स्ट लिखो,
buoyant force and Archimedes principle. Buoyant force and Archimedes principle. ठीक है, तो buoyant force आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 9th में है ना अभी के सिलेबस में? हाँ, क्या होता है buoyant force सार्थक? और किसी को याद है? किसी को भी याद है थोड़ा बहुत? हाँ बताओ वसुधा। ओके, ये थोड़ा आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कंबाइन कर दिया तुमने उसके साथ। हाँ, और कोई? बॉयंट फोर्स का सिंपल मतलब है अगर किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर इमर्स्ड करोगे, डुबाओगे, फुल्ली या पार्शली, मतलब आधा या पूरा, तो क्या होगा? उसमें एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? बाइंड फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर वो अपवर्ड फोर्स जो है वो उसके डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा होगा तो वो बॉडी उस लिक्विड में फ्लोट करेगी, और अगर उल्टा हो जाएगा तो वो इमर्स्ड हो जाएगी। ये पता है? ठीक है, तो लिखो बॉयंट फोर्स क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट is immersed in fluid an upward force is exerted on the object. An upward force is exerted on the object. This upward force is called buoyant force. This upward force is called buoyant force. ठीक है, ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो आर्किमिडीज का क्या स्टेटमेंट था? अगर हम बॉडी को लिक्विड के अंदर डालेंगे फुल्ली या पार्शली, तो जितना फोर्स लगेगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके इक्वल होगा? जितना वाटर वहां पर डिस्प्लेस हुआ है या जितना लिक्विड वहां पर डिस्प्लेस हुआ है। सो अ सॉलिड बॉडी पार्शली और फुल्ली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, it experience a loss in weight. This loss in weight is equal to the weight of liquid displaced by the body. तो वही फोर्स जो है वही वेट का लॉस क्रिएट करेगा। ठीक है, लिखना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अ सॉलिड बॉडी partially or fully immersed in a fluid, it experience a loss in weight. It experience a loss in its weight. This loss in weight is equal to the weight of liquid displaced by the body. The weight of liquid displaced by the body. हो गया? कर लिया सबने? चलो अब इसका प्रूफ करते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का प्रूफ देखो, लिखना लेट अ बॉडी ऑफ मास m, या कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m एंड ऑफ डेंसिटी रो, एंड ऑफ डेंसिटी रो। तो वो जो बॉडी है उसका मास m है और उसकी डेंसिटी रो है, एंड डेंसिटी रो इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। तो ये जो सिग्मा है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जिसके अंदर उसको इमर्स्ड कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसके अंदर हम इसको इमर्स्ड कर रहे हैं। ठीक है, द buoyant force acting on the body is, then the buoyant force acting on a body is Fu is equals to, ये Fu जो है वो buoyant force है, Fu is equal to
वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो जैसा आर्किमिडीज का स्टेटमेंट था, ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है, जो बॉयंट फोर्स हुआ, ये किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्लियर? अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए हम मास इनटू, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? मास हो गया ना, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी करेंगे। तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इज इक्वल्स टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर मास की जगह पे हम क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इनटू यहां पर क्या आ जाएगा? जी। क्लियर? मैं ये स्टेटमेंट सॉरी गलत लिख रहा हूं ना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी को क्या लिख सकते हो? एम अपॉन डी। डेंसिटी मास अपॉन डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा? एम अपॉन रो। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी की जगह पे क्या लिख सकते हो? एम अपॉन रो। रो मतलब उस बॉडी की डेंसिटी, एम मतलब उस बॉडी का मास। और यहां पर क्या गया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हमने किससे डिनोट किया है? सिग्मा से। इनटू जी, ये वाली वैल्यू आ गई जी। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो। ठीक है, तो यहां पर ये जो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला आपके पास बना, एफ यू इज इक्वल टू क्या बन गया? एम सिग्मा जी अपॉन रो। ये हो गया बॉयंट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, द इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड, द इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड, द इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड। तो बॉडी का इफेक्टिव वेट जब लिक्विड में जाएगा उसका वेट कम हो जाएगा, तो उसका जो इफेक्टिव वेट होगा उसको किससे डिनोट कर रहे हैं? डब्ल्यू डैश। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब उसका एक्चुअल में जो वेट था आउटसाइड द लिक्विड, आउटसाइड द लिक्विड उसका वेट था, आउटसाइड द लिक्विड उसका वेट जो था उसको हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। और एफ यू क्या हो गया? बॉयंट फोर्स हो गया। तो आउटसाइड द लिक्विड उसका वेट कितना था? mg। बॉयंट फोर्स जो हमने निकाला वो कितना था? m सिग्मा g अपॉन रो। क्या ये समझ में आ रहा है? ये उसका इफेक्टिव वेट आ जाएगा। अब अगर इन दोनों एक्सप्रेशन से आप mg को कॉमन निकालोगे, तो mg को कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा? 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो। ये उसका इफेक्टिव वेट आ जाएगा। ठीक है, अब इधर पे ध्यान से समझना, अगर मान लो ये सिग्मा अपॉन रो की वैल्यू, सिग्मा अपॉन रो की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, सिग्मा अपॉन रो की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या फिर ये बोल सकते हैं सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे? रो से। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हो कि ये वाली कंडीशन, सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है? रो है। तो इस कंडीशन में बॉडी क्या करेगी? राइज करेगी। ठीक है, क्योंकि सिग्मा अपॉन रो अगर 1 से ग्रेटर आएगा, ये वाली वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इफेक्टिव वेट उसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इफेक्टिव वेट नेगेटिव मतलब वो पानी के ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और अगर इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा मतलब कि सिग्मा अपॉन रो की वैल्यू लेस देन 1 होगी, या फिर रो की वैल्यू ग्रेटर देन सिग्मा होगी, रो की वैल्यू ग्रेटर देन सिग्मा होगी, तो बॉडी जो है वो इमर्स्ड हो जाएगी, लिक्विड में डाउन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि इस कंडीशन में अगर ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आएगी। तो इफेक्टिव वेट क्या आएगा? पॉजिटिव। इफेक्टिव वेट पॉजिटिव आएगा मतलब वो नेगेटिव, वो इमर्स्ड हो जाएगा। इफेक्टिव वेट अगर नेगेटिव आएगा तो वो फ्लोट करेगा ऊपर में। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिग्मा के ऊपर और रो के ऊपर। और सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो लास्ट पॉइंट ये वाला लिख लेना, इफेक्टिव वेट के बाद सिग्मा और रो इक्वल हो जाएंगे तो वो पार्शली इमर्स्ड रहेगा। जैसा कई सिचुएशन में होता है ना, पार्शली इमर्स्ड हो जाता है वो कंडीशन। ठीक है, नेट वेट उसका 0 हो जाएगा बिकॉज, हाँ
क्या चीज? सॉलिड स्फीयर का? सॉलिड स्फीयर का क्यों डेंसिटी इंफिनिटी होगा? तो एफ यू की वैल्यू क्या बोल रहा है, 0 हो जाएगी। नहीं नहीं, रो जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ना, वो किस चीज का मटेरियल है। जैसे हमने हर एक मटेरियल की डेंसिटी देखी ना, अभी वाटर की डेंसिटी देखी, एयर की डेंसिटी देखी, वैसी रो जो है वो सॉलिड की डेंसिटी है। तो सॉलिड का शेप नहीं, उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर वो आयरन है, तो अगर मान लो आयरन है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आयरन की डेंसिटी ज्यादा होगी मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रो की वैल्यू ग्रेटर होगी, मतलब ये वाली पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगी। समझ रहा है ये चीज? बॉइंट फोर्स वहां पर 0 हो जाएगा, बॉइंट फोर्स 0 हो जाएगा मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये पूरा 0 हो गया मतलब इफेक्टिव वेट और आउटसाइड वो जो एक्चुअल वेट है वो दोनों क्या होगा, इक्वल। अगर बहुत डेंस मटेरियल है, बहुत डेंस मटेरियल है, तो रो की वैल्यू ज्यादा, जैसे आयरन के लिए होता है। रो की वैल्यू ज्यादा, तो बॉइंट फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है। और उस केस में ये वाली वैल्यू हट जाएगी, तो उसका इफेक्टिव वेट मतलब बॉइंट फोर्स का इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, तो पूरी तरीके से इमर्ज्ड हो जाएगी, ये होगा उसका। यही बोल रहा था, क्या बोल रहा था? ये क्लियर हो गया? लास्ट लाइन लिख लिया गया सबने? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको आप इस तरीके से भी लिख लो नोट करके, ताकि ध्यान में रहे। if density if density if density of body is greater than density of liquid, then body will go down, then body will go down. And if density of body is less than density of liquid, then body will rise up, ठीक है, हटा दो, हो गया तो सबका ये। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल देख लो जल्दी से। फर्स्ट न्यूमेरिकल, a 50 kg girl wearing high heel shoes balances on a single heel. The heel is a circular with diameter 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? Take G is equal to 9.8 न्यूटन पर केजी। गलत लिख दिया है क्या? अच्छा, उस फॉर्मेट में लिखा, ओके ठीक है। समझ में आया क्या क्वेश्चन? तो ये एक हील है, सपोज ये अज्यूम करते एक हील है, इसका डायमीटर कितना गिवन है, उसका डायमीटर डी की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना होगा 1/2 सेंटीमीटर। गर्ल का वेट कितना है 50 केजी, मास कितना है 50 केजी, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m मतलब ये हो गया 50, g की वैल्यू 9.8 लेने के लिए बोल रहे हैं, चलो 9.8 ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन में ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, आराम से हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 5 इंटू 98 कर दो, 490 न्यूटन्स। ठीक है, ये आ गया फोर्स, और यहां पर ये क्या दिया है, रेडियस। आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, प्रेशर, P।
तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया निकालना पड़ेगा आपको, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हाँ हाँ मीटर में कन्वर्ट करके, मीटर में कन्वर्ट करके फिर पाई आर स्क्वायर और फोर्स अपॉन एरिया में पुट कर दो, कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। नहीं, इतना छोटा नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। इसको सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदला क्या? 624 भी नहीं आएगा, और ज्यादा आएगा। 6.2 इंटू 10⁶। एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 ले लिया होगा, आर स्क्वायर 1.2 इंटू 10⁻, 1.2, 1/2, 1/2 इंटू 10⁻, 1/2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, 1/2 का स्क्वायर, और ये 10⁻⁻2 का स्क्वायर ले लेंगे, 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली आ जाएगा 3.14/4 इंटू 10⁻⁻4। ये तो यहीं पर आ गया एरिया, है ना, और फोर्स ये दे दिया है, तो फॉर्मूले में पुट कर दो। किसी का आया क्या आंसर? 490 डिवाइडेड बाय 3.14/4 इंटू 10⁻⁻4। तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 490 इंटू 4 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा। ठीक है, 5 नहीं 4 ही है ना, अभी भी 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये 4 9 से 36 का 6, ये आ गया 4 से 196, और इधर पे आ जाएगा 0 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय कितना है 3.14, या ऐसा आ रहा होगा। फिर ये एक 0 और इसको लेके 10⁶ बना दो, 5 बना दो। ठीक है, इधर पे आ गया 196/3, 3 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली इजी करने के लिए, 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 3 6 18, और पॉइंट 3 नहीं, पॉइंट अभी नहीं लगेगा, 3 6 18, 1 आ गया, 6 हो गया, 3 8 16, पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 6.8 इंटू 10⁵। मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, इसलिए बुक में आंसर कितना आया, 6.2 के आसपास आया, 6.2 इंटू 10⁶ आया है। ठीक है, चेक कर लेना, कुछ नहीं, बस सिंपल वैल्यू पुट करना है। हटा दो इसको मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, ये सब एनसीईआरटी में भी है, और ये एक्चुअल में तुम लोगों की बुक से लिया हूं मैं क्वेश्चन, आईएससी वाले बच्चों की बुक से, एग्जाम्पल से। हाँ, तो ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या क्या चीजें गिवन है, ज्यादा डेप्थ में मत जाना वर्डिंग्स के कि ये क्या होता है वो क्या होता है, तुम सिर्फ डेटा देखो। ठीक है, क्योंकि वो सब पे डिस्कशन करने जाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां पर ये वर्ड्स देख लो, क्या फ्रेंच वाइन की डेंसिटी गिवन है।
ठीक है, तो डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से। लिक्विड की डेंसिटी को रो या सिग्मा दोनों, फिलहाल हम इसको रो से डिनोट कर देते हैं। रो इज इक्वल टू कितना हो गया ये 984 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट से भी समझ जाओगे ना, यूनिट क्या मेंशन है उससे भी समझ जाओगे डेंसिटी गिवन है। क्या डिटरमाइन करना है? हाइट ऑफ द वाइन कॉलम। ठीक है, हाइट ऑफ द वाइन कॉलम h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये क्या गिवन है? प्रेशर। ठीक है, अब ये प्रेशर कौन से यूनिट में गिवन है? एसआई यूनिट में है ऑलरेडी, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दिया ना, मतलब पास्कल्स, मतलब एसआई यूनिट में प्रेशर। ठीक है, और जी की वैल्यू भी क्या लेना है वो भी मेंशन कर दिया है। जी की वैल्यू क्या लेना? जी इज इक्वल टू लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कुछ मत करो, बस ये देखो कि भाई ये जो सारे टर्म्स अभी हमने यहां पर लिख रखे हैं, इससे रिलेटेड आज हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो कौन सा है? P इज इक्वल टू रो जी एच। ये प्रेशर का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना, P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। इसमें से आपको तीन चीज दी है और एक चीज निकालनी है, दैट्स इट। आ गया एच कितना आ रहा है? 10.5 मीटर्स, हाँ करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ना अगर ये ध्यान में रखोगे ना, यूनिट्स को समझ जाओ और ये देख लो कि भाई फॉर्मूला कौन सा है जो सबसे मैच कर रहा है, पुट कर देना डायरेक्ट। सॉल्व कर लेना, ये 10.5 मीटर आएगा, इसमें कोई यूनिट कन्वर्शन करने की भी जरूरत नहीं, सारे के सारे एसआई यूनिट में गिवन है, तो एच की वैल्यू फाइनली ये आएगी। चेक कर लो और किसी का आया क्या? तो अगर तुम लोगों की बुक फॉलो करोगे तो और क्वेश्चन कर लेना। ये एक सेपरेट यूनिट था जो आज हमने किया है, प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, और एनसीईआरटी के बच्चों में ये एक टॉपिक है, मतलब ये दो तीन टॉपिक को मिला के हमने डिस्कस किया है आज, क्योंकि इनका 3-4 चैप्टर में आप लोगों का एक यूनिट है वो ऐसा मिक्स्ड है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया ये चैप्टर। एक एक बहुत सारे कंसेप्ट होंगे लेकिन कई सारे इंडिपेंडेंट कंसेप्ट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं हर कोई एक दूसरे से रिलेटेड हो। जैसे आज जो हमने पढ़ा ज्यादातर एक दूसरे से रिलेटेड कंसेप्ट ही था। ठीक है, तो एक बार समरी देख लो क्या क्या चीजें आज हमने पढ़ी है, कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए। इंपॉर्टेंट क्या, पहले तो फ्लूइड की डेफिनेशन देखी, फ्लूइड को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला थ्रू आउट दिस चैप्टर में यूज होने वाला है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोडायनेमिक, ये दो टाइप के प्रेशर पे हम डील करने वाले हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द हाइड्रोडायनेमिक्स होगा, हाइड्रोस्टैटिक आज हमने ज्यादातर केसेस में लिया है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, ये कुछ डेंसिटी स्टैंडर्ड डेंसिटी है, वाटर के ज्यादातर यूज होता है। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन क्या होता है, ये सब। थ्रस्ट और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है डिफरेंस? थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? फोर्स, और प्रेशर का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। ये ध्यान में रखोगे, बाकी तो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट फिर हमने एक एग्जांपल लिया था एनसीईआरटी का, प्रेशर कैलकुलेशन पे ही था, और ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने किया। इसका फाइनल पार्ट क्या था? P इज इक्वल टू रो जी एच, जिसका हमने यूज किया था अभी। जैसे जैसे हम हाइट बढ़ते जाएगी वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट हमने क्या किया, इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये क्लियर था सबको, शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट के ऊपर डिपेंड या डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमने पास्कल्स लॉ का डेरिवेशन किया था। ठीक है, कि किसी पॉइंट पे हर डायरेक्शन से जो प्रेशर लगेगा दे ऑल आर इक्वल। क्लियर? एंड देन उसके बाद इस पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशन हमने किए, और फिर उसके बाद इसमें मैंने कुछ लिखवाया नहीं है, आप चाहो तो ये सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैथमेटिकली उस चीज को आपको जस्टिफाई करना है तो। ठीक है,
बॉयंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दैट्स इट, ये टॉपिक था आज का। अब किसी का कुछ छूट गया तो पूछ लो, कुछ दोबारा समझना है तो। दृष्टि, तुम्हारा ये वाले में डाउट था क्या कुछ? ये क्लियर हो गया? बाकी जिनको कोई डाउट नहीं जा सकते हो, है ना। एफ बी और एफ ए ये इक्वल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये पॉइंट ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, तो नेट फोर्स जो है ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब एफ बी का मतलब क्या है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पर बी से जो फोर्स लग रहा है, बी से जो फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, प्रेशर इनटू एरिया, मतलब पीबी इंटू ए बी के इक्वल होगा। तो मैंने इसको पीबी इंटू ए बी लिख दिया। क्या ये क्लियर हो गया? एफ ए का मतलब क्या होगा, ए पे जो फोर्स लग रहा है तो वो प्रेशर इंटू एरिया के इक्वल होगा, पी ए इंटू ए के इक्वल होगा। यहां तक समझ में आ गया? अब ध्यान से समझना, यहां पर ना ये मुझे ए बी और ए इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, ए बी और ए के बीच में। क्या ये क्लियर हो गया? तो ए बी कहां पर आ रहा है, तो ए बी हाइपोटेनियस है, ए कहां पर आ रहा है, तो वो क्या है, बेस है। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन किससे मिलता है, कॉस थीटा से। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये जो ए बी कॉस थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ। क्या ये क्लियर हो गया? और ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी ए इंटू ए हो गया। ये दोनों टर्म्स कट गए, तो पी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ए आ गया। आया क्या समझ में ये? और तेरा भी कुछ डाउट और? ऑनलाइन में गौरीशा कुछ डाउट है? सर बॉयंट फोर्स में डाउट था। ओके, दृष्टि इसको हटा दो ना स्लाइड को। हाँ, बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स एक्चुअली क्या है, देखो उसकी डेफिनेशन क्या लिखा है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स्ड करते हैं तो उस बॉडी पे जो अपवर्ड फोर्स लगता है उसी को हम बॉइंट फोर्स बोलते हैं। देखो अभी जो प्रूफ जस्ट किया था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा कि भाई यहां पर जितने लोअर डायरेक्शन पे जाएंगे उस पे उतना प्रेशर ज्यादा होगा हायर डायरेक्शन से। क्लियर? तो यहां पर ना हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द अपवर्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है? अगर कोई भी बॉडी लिक्विड में फुल्ली या पार्शली इमर्स्ड है तो लिक्विड उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा उसके सरफेस पे, उसी फोर्स को हम बॉइंट फोर्स बोलते हैं। और नाइन्थ में हम ये पढ़ते थे कि अगर बॉइंट फोर्स जो है उसके वेट से ज्यादा होता है तो बॉडी जो है वो लिक्विड पे फ्लोट करती है। ये हमने पढ़ा था ना, याद होगा अगर नाइन्थ का कंसेप्ट थोड़ा बहुत तो, कि अगर मान लो ये एक बोट है, अगर इसमें बॉइंट फोर्स जो लग रहा है वो इस बोट के वेट से ज्यादा है तो बोट उसमें फ्लोट करेगा। तो ये बॉइंट फोर्स है। ये क्लियर? और आगे भी बताना है? नो सर, बस इतना। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है या इसको समझाना है दोबारा? क्लियर है सर। ओके, ठीक है, तो एंड कर दो क्लास।